हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका फिजिक्स का सेकेंड लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। आप लोग ज़रा जल्दी से लाइव आ जाइए और इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें, चूँकि आज का जो क्वेश्चन है इससे आपका चूँकि है ना, आपका एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बचा है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रेशर जो है ना कुछ कम तो ज़रूर होगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस लाइव सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, ज़रा जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, फिर ज़रा जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ज़रा जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। कुछ बच्चे लाइव आना शुरू हो गए हैं, आप लोग फटाफट इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। कहता है अवरक्त किरणों किन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। जरा सुनिएगा, कहता है अवरक्त किरण किन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। पहला ऑप्शन ए जो है रेडियो तरंग एवं सूक्ष्म तरंग, बी जो है सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच, सी जो है दृश्य प्रकाश एवं परावैंगनी क्षेत्र के बीच, डी है आपका नन ऑफ दीज। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा, फिर इसका ऑप्शन करूँगा क्या कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, और इस लाइव सेशन को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, आप लोग इस भीड़ को जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा हमें उतना ही उत्साहित होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अवरक्त किरण सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच मध्य स्थित होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू जो है आपका, ये भी जो है ना हमारा काफ़ी रोचक क्वेश्चन है। कहता है मैगलैब उपयोगी होता है, आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने चार विकल्प दिया हुआ है, ए बी सी और डी। और पहला ऑप्शन है आपका रेल, दूसरा है कार, तीसरा है हवाई जहाज और तीसरा है और चौथा है नन। आपको बतानी है कि मैगलैब का उपयोग कहाँ साबित होगा, यानी मैगलैब उपयोगी होता है रेल में, कार में, हवाई जहाज में या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जरा मैं इस क्वेश्चन में वेट करता हूँ आप लोग का, फिर जरा इसका आंसर करूँगा। ठीक है, थोड़ा भीड़ की संख्या कम है, आप लोग जरा जल्दी भीड़ बढ़ाइए। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहूँगा कि मैगलैब उपयोगी कहाँ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट आंसर है, इसका प्रयोग रेल में होता है। और चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन जो है वीवीआई साबित होगा आपके आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जरा सुनिएगा, कहता है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है कूलम, बी है बोल्ट, सी है ओम और डी है हेनरी। इस क्वेश्चन का मैं वेट करूंगा, है ना, 10 सेकेंड का समय दूंगा। आप लोग जरा बताइए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी पे जा रहे हैं, कुछ बच्चे ए पे जा रहे हैं और कुछ बच्चे डी पर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि आपका सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक जो है, स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो है हेनरी होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति का प्रास क्या है, यानी आपका फ्रीक्वेंसी, टेलीविज़न का संकेत जो है इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है। पहला ऑप्शन जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, दूसरा है बी है 100 एम जेड से 200 एम एच जेड और सी जो है 10 एम एच जेड से 20 एम एच जेड और डी जो है 10 to the power 14 एच जेड से 10 to the power 15 एच जेड। आपको बतानी है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा।
मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आप लोग से बातें भी करूँगा, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चलेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं बी आंसर कर रहे हैं। तो मैं जो है आप लोग के साथ ही जाना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स से बूलियन अलजेब्रा से लिया गया क्वेश्चन है, और ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। और जरा क्वेश्चन सुनिएगा, कहता है और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, ठीक है। और गेट का बूलियन व्यंजक होता है, पहला ऑप्शन है a प्लस बी बराबर वाई, बी बराबर बी है आपका a इंटू बी बराबर वाई, सी जो है a बार बराबर a, और डी जो है c बराबर a इंटू बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं वेट करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई साबित हो सकता है, ठीक है। चूंकि लॉजिक गेट जो है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक्स जिसको कह सकते हैं, कुछ इस क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है, मैक्सिमम बच्चे मोर देन 90% बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका दे रहे हैं कि और गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए यानी ए प्लस बी बराबर वाई। मैं भी आप लोग के साथ ही जाना चाहूँगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन जो है ना ये भी आपका बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दें तो द्वितीयक में फ्लक्स परिवर्तन होगा। यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दें तो द्वितीयक में फ्लक्स परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए है 10 वेबर, बी जो है ये शायद दिया हुआ है 0.20 वेबर, सी जो 0 दिया हुआ है, डी नन दिया हुआ है, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन करना कीजिए कि बताइए क्या होगा, ठीक है। डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल का ये क्वेश्चन है, आप लोग जरा इसका आंसर कीजिए, ठीक है, और भीड़ को बढ़ाइए। तो मैं जो है इस क्वेश्चन में फिर इसका आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये जो है ना, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताना चाहूंगा कि इस ऑप्शन का आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का सी होगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है बादलों के द्वारा परावर्तन होता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ए जो है सूक्ष्म तरंगों का, बी जो है रेडियो तरंगों का, सी जो है अवरक्त किरणों का, डी परावैंगनी किरणों का। आपको फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करना है, बताना है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। बताइए आप लोग फटाफट, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। बादलों के द्वारा परावर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बी बता रहे हैं, और मोर देन 90% बच्चे जो हैं ऑप्शन सी कर रहे हैं। तो मैं आप लोग के साथ ही जाना चाहूँगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा। बादलों के द्वारा परिवर्तन होता है अवरक्त किरणों का, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कहता है आकाश से प्रकिरणित प्रकाश उदग्र आ रही है, यह प्रकाश कैसा है ना। ऑप्शन ए है ध्रुवित एवं नीला, बी है अध्रुवित है, सी ध्रुवित एवं श्वेत, डी नन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आप लोग को, ठीक है। आकाश से प्रकिरणित प्रकाश उदग्र आ रही है, ठीक है, यानी कि लंबत आ रही है। तो कहता यह प्रकाश ध्रुव क्या होगा, ध्रुवित एवं नीला, कि अध्रुवित है, ध्रुवित एवं श्वेत, डी नन, ठीक है। इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है
का सॉल्यूशन फटाफट कीजिए आप लोग। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका ऑप्शन बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं और कुछ बच्चे ए कर रहे हैं। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ध्रुवित एवं नीला। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या करता है, जब लाल शर्ट पर नीला प्रकाश डालेंगे तो वह दिखाई देगा। ठीक है, जब लाल शर्ट पर नीला प्रकाश डालेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है काला, बी पीला, सी हरा, डी नन। ठीक है, आपको बतानी है, मैं थोड़ा वेट करूंगा आप लोग का कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर ए कह रहे हैं, यानी कि मोर देन 95% बच्चे जो है ऑप्शन ए कर रहे हैं। मैं आप लोग के साथ ही जाना चाहूँगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए होगा यानी काला होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। ठीक है, और ये आपका बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है। कहता है वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। ऑप्शन ए है प्रकाश विद्युत प्रभाव, बी फोटोग्राफी, सी प्रकाश भित्ति और डी जो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आपका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और इस लाइव सेशन में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ आंसर ए कर रहे हैं, कुछ बी कर रहे हैं, कुछ सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी कर रहे हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब बताना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए होगा जी, है ना, प्रकाश। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये भी है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। कहता है न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है, न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है। ऑप्शन ए है 10⁻3, बी 10⁻17, सी जो है 10⁻6 और डी आपका नन है। तो बतानी है फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, मैं आपके साथ बना रहूँगा और इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करना है, चूँकि जब तक लाइव सेशन में भीड़ नहीं होगी, ठीक है, तब तक चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा, 10⁻17 होगा जी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये भी काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। कहता है जीवाश्म की आयु पता की जाती है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। ऑप्शन ए है कार्बन डेटिंग से, बी एक्सरे से, सी गामा किरण से और डी लेजर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से, बी एक्सरे से, सी गामा किरण से, डी लेजर से। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, आप लोग ज़रा बताइए हमें। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन, मैक्सिमम बच्चे जो है ऑप्शन ए कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ जाना चाहूँगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए होगा कार्बन डेटिंग से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहता है 13, कहता है जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह बदल जाता है। ठीक है, हीलियम, He, हीलियम। ठीक है, हीलियम का नाम सुने होंगे आप लोग। जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो वह बदल जाता है। ऑप्शन ए अल्फा कण, बी न्यूट्रॉन में, सी प्रोटॉन में, डी नन में। आपको बतानी है फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो वह किस कण में बदल जाता है या किस में बदल जाता है। फटाफट कीजिए आंसर आप लोग, मैं वेट करता हूँ।
आंसर आना बच्चों का शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है बी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ए कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन आंसर होगा ये आपका ए होगा, यानी अल्फा कण में। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यानी कहता है ये डेसिमल सिस्टम दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पंक्ति में समतुल्य संख्या पद्धति होगी। डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम में बदलना है, डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, और ये हमका 27 है। उसको बताने है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आपके सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन रखा गया है। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, और ये क्वेश्चन आपका वीवीआई साबित हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना ना भूलिएगा। जरा जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, मैं आपके साथ बना हुआ हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन बी कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए कर रहे हैं 14 का। तो मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए होगा। ठीक है, 11011। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये जो है आपका सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन लिया गया है, और कहता है कि एन प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। एन प्रकार सेमीकंडक्टरों में बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, बी होल, सी अल्फा कण, डी इलेक्ट्रॉन। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जरा फटाफट कीजिए। और इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सेमी कंडक्टर में पी टाइप, एन टाइप। ठीक है, जरा बताइए कि फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा आप लोग। तो बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ ऑप्शन करना शुरू कर दिए हैं। इस ऑप्शन का आंसर जो है मोर देन 95% बच्चे जो है डी ऑप्शन कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी कर रहे हैं। मैं भी आप ही लोग के साथ जाना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डी होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए क्या है। कहता है 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या है। मैं फिर से बताना चाहूंगा क्वेश्चन, 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव एसआई पद्धति से होगा और एक बीमा सूत्र से होगा। ठीक है, तो ये कहता है 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या है। ए है हर्ट्ज, बी मीटर, सी प्रति मीटर, डी नन। आपको बतानी है कि आपका इसका आंसर क्या होगा। फटाफट क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या है। 16 का आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर जो है बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ए कर रहे हैं। तो मैं 16 का आंसर बताना चाहूंगा। ठीक है, आपका इसका हर्ज हर्ज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका ये लिया गया है, आपका एटम से लिया गया है। रदरफोर्ड का जो मॉडल है उससे लिया गया है। कहता है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग से, यानी जो स्कैटरिंग होता है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में किसके अस्तित्व की खोज हुई। ठीक है, नहीं, रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग था उसमें किसकी खोज हुई। ऑप्शन नंबर ए ऋणावेशित नाभिक का, बी धनाविष्ट नाभिक का, सी नाभिक में इलेक्ट्रॉन का, डी परमाणु में धन आवेश के सम विभाजन का। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में वीवीआई साबित हो सकता है। ठीक है, फटाफट आप लोग इसका आंसर कीजिए, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना है कि फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाइव सेशन में आप लोग मजा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो मैं अब इसका आंसर बताने जा रहा हूं, है ना।
बहुत सारे बच्चे जो है ए कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं बी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा 17 का बी होगा, धनाभिष्ट नाभिक का। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 ये है, सेमी कंडक्टर से लिया क्वेश्चन करता है, पी प्रकार अर्धचालकों में अल्पसंख्यक धारावाही होते हैं, ए इलेक्ट्रॉन, बी होल, सी फोटोन और डी प्रोटोन। ये आप लोग पढ़े होंगे, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। बहुत सारे बच्चे ए कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सी कर रहे हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होगा जी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा बी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? लेसर, राडार, मोडेम या फैक्स। वैसी युक्ति जो मॉडुलन और बी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? लेसर, बी राडार, सी मोडेम, डी फैक्स। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं। मैं ऑप्शन इसका आंसर बताना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर सी मोडेम। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होता है? आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, डी नन। आपको बताने है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्या होगा आंसर? आप लोग फटाफट कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है? रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। चलिए, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मैं देख रहा हूं ए कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए ही होगा, आयनोस्फेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने क्या है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे कहता है, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? जरा क्वेश्चन सुनिएगा, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंग, बी रेडियो तरंग, सी गामा किरण, डी सूक्ष्म तरंग। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग साथ वेट करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए इसका आप लोग। बहुत सारे बच्चे ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी कर रहे हैं। 21 का क्वेश्चन जो होगा आंसर डी होगा जी, सूक्ष्म तरंग। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियां सामान्यतः संचालित होती है भूतरंगों के द्वारा, बी है आकाशीय तरंगों के द्वारा, सी पृष्ठीय तरंगों के द्वारा और डी अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा। आप लोग बतानी है कि फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियां सामान्यतः संचालित होती है, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा जी, अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 ये है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है किसका? विवर्तन का, कि व्यतिकरण का, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, कि डी अपवर्तन का। ये काफी वीवीआई हमको क्वेश्चन लग रहा है, अब आपको जो लगे, मेरे हिसाब से वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, डी अपवर्तन। इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 का होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है लाइमन श्रेणी, बायमर श्रेणी, पास्कन श्रेणी और ये फुंड श्रेणी। आपको बताने कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। लाइमन सीरीज की, बेमर सीरीज की, पास्कन सीरीज की, फुंड सीरीज। ठीक है, बताइए इसका आंसर। मैं इसका आंसर बताना जा रहा हूं। 24 का क्या होगा?
तो 24 का होगा ब्लेमर सीरीज यानी बामर सीरीज जिसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है हमारा। कहता है नाभिक की त्रिज्या की कोटि है 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻16 मीटर। क्वेश्चन नंबर डी -18 मीटर। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। है न्यूक्लियस की रेडियस की रेंज क्या है बताइए। 25 क्वेश्चन यही पूछा गया है आपसे। मैं इस क्वेश्चन में वेट कर लेता हूँ आप लोग का, क्योंकि आप लोग ने मॉडर्न फिजिक्स में यह है ना एटम और न्यूक्लियस की पढ़ाई की है कि नहीं की है, इससे पता चलेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है मैं देख रहा हूँ स्क्रीन बोर्ड पे कि ऑप्शन जो है ए कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो मैं भी आप ही लोग के साथ जाना चाहूँगा। इसका आंसर होगा 10⁻⁻14 मीटर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। रीडबर्ग नियतांक का मात्रक होगा मीटर इनवर्स, बी मीटर, सी सेकेंड इनवर्स, डी एस सेकेंड। बताइए फटाफट 26 का आंसर क्या होगा जी। क्योंकि लाइव सेशन में जब तक आप लोग की भीड़ नहीं होती है तो हमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है। चलिए 26 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस ऑप्शन ए कर रहे हैं और कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इनमें से कौन आवेश रहित है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण और डी प्रोटोन कण। बताइए फटाफट कि 27 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा कि इसमें से कौन आवेश रहित है, जिसपे आवेश प्रेजेंट नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ आवेश। कौन सा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स की फोटोन पार्टिकल्स की प्रोटोन। चलिए 27 नंबर का मैं आंसर करना चाहूँगा फोटोन पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है क्या है। कहता है एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकीर्णन, बी व्यतिकरण, सी वर्ण विक्षेपण, डी विवर्तन। आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, मैं आप लोग के साथ वेट करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका आंसर कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ए कर रहे हैं और मोर देन 70% बच्चे जो हैं बी कर रहे हैं। मैं अब इसका आंसर बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका 28 का करेक्ट होगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। कहता है जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी कण प्रकृति, बी तरंग प्रकृति, सी आवेशित कण, डी आपका नन है। जरा बताइए, मैं इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन 4 है ए बी सी डी। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 29 तो 29 का आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए, फिर मैं आप लोग को आंसर बताना चाहूँगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ए कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी पे भी जा रहे हैं। 29 का मैं आंसर करना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा जी, तरंग प्रकृति होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ना। ब्रूस्टर का नियम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका n इक्वल टू साइन आई पी, बी बराबर है n इक्वल टू कॉस आई पी, सी बराबर n टेन आई पी और डी नन n बराबर टेन स्क्वायर आई पी। आपको बतानी है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, क्या होगा, ए बी सी या डी होगा, ठीक है। चूंकि लाइव सेशन में एनर्जेटिक रहा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत सारे बच्चे जो है आंसर जो है सी कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी होगा। मोर देन 95% बच्चे जो सी पर जा रहे हैं। चलिए मैं भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सी करना चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन 31 क्या है। कहता है जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरण से, बी डी जो है लेजर से
आप लोग फटाफट आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। 31 का आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर मैं देख रहा हूँ स्क्रीन बोर्ड पे ए कर रहे हैं। चलिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ये 32, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है जी। कहता है पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में उपयोग होता है। ए 2 डायोड, बी 3 डायोड, सी 4 डायोड, डी नन। चलिए 32 का आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर अब देना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे जो बी कर रहे हैं, कुछ सी कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताना चाहूंगा। 32 का ये होगा 2 डायोड। ये है 33 नंबर क्वेश्चन। प्लैंक नियतांक का मान होता है जी, आपको बतानी है। ऑप्शन पहला है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। बी जो है 6.6 इंटू 10⁻⁻24 जूल प्रति सेकेंड। सी जो है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन पर केजी। डी 9 इंटू 10⁻9। फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन। आप लोग प्लैंक कांस्टेंट पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। डेली बराबर hc/लैम्डा, वहाँ एच जो है प्लैंक कांस्टेंट होता है। 33, ठीक है, 33 का आंसर आप लोग कीजिए फटाफट। क्या होगा? मैं इस क्वेश्चन में वेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये केमिस्ट्री में प्रयोग होता है, फिजिक्स में प्रयोग होता है। 33। चलिए बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है आंसर ए कर रहे हैं, और ये केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आता है। चलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा ए होगा जी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या कहता है। कहता है द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे, आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली, बी हाइगेंस, सी H.A. विल्सन और डी फ्रेस्नेल। बताइए क्या होगा, मैं आपके साथ हूं, वेट कर रहा हूं आप लोग का आंसर का। क्वेश्चन नंबर 34 कि इसका आंसर क्या होगा, कि क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग इसका आंसर कीजिए जी, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर करना चाहूंगा। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। चलिए है ना, बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर जो है 34 का, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा डी ब्रोगली। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 क्वेश्चन, 35 नंबर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है। ऑप्शन नंबर ए लाल नीला पीला, बी पीला लाल नीला, सी नीला लाल पीला, डी नीला पीला लाल। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, मैं आपके साथ बना हूं। फटाफट आंसर करना है आप लोग को। मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे कहां से कहां तक पढ़ाई किए हैं, कौन कौन टॉपिक्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलिए कुछ बच्चे जो हैं ऑप्शन ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी कर रहे हैं 35 का। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका डी होगा। ठीक है, तो चलिए है ना, मैं आपके सामने जरा रुकिएगा, क्योंकि इस लाइव सेशन में कुछ मजेदार बातें नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं आप लोग से कुछ शब्द लेकर आया हूं, और मैं शब्द आप लोग को कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए देखिए कुछ शब्द में जो है आपके सामने क्या है सो देखिएगा, और उसको कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए कोई परिंदा जो है क्या कहता है। कहता है खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ऐ नादान। सुनिएगा जरा फिर से। कहता है लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ऐ नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। ठीक है,
ज़रा ये शायरी कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।